नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं अब आपसे दो छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करूंगा। दो छोटी विचारधाराएं, छोटी विचारधाराएं नहीं कहेंगे उनको, इट मीन्स में थोड़े संक्षिप्त समय में चर्चा करूंगा, इसलिए मैंने ये शब्द बोला है। तो मैं आपसे चर्चा करूंगा बहुसंस्कृतिवाद के ऊपर और पर्यावरणवाद या पारिस्थितिकीयवाद, इकोलॉजी या इकोलॉजिज्म के ऊपर, एनवायरमेंटलिज्म पे और मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर। तो पहली अपनी जो चर्चा की शुरुआत है वो बहुसंस्कृतिवाद से करते हैं कि ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मल्टीकल्चरलिज्म, बहु संस्कृतिवाद। देखिए, बहुसंस्कृतिवाद 1960 और 70 के दशक में पैदा हुई एक नई विचारधारा है, या ये कह लीजिए एक नई अवधारणा है। वैसे एक विचारधारा ही है, और ये वो विचारधारा है जो हाशियाकृत वर्गों के, अल्पसंख्यक वर्गों के, पिछड़े वर्गों की एक स्वायत्त और स्वतंत्र मान्यता के ऊपर बल देती है। वो है बहुसंस्कृतिवाद। देखिए, उदार लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। उदार लोकतंत्र में डी टोकविले भी चर्चा करते हैं इसकी चर्चा जेस मिल भी करते हैं कि उदार लोकतंत्र है, उनमें एक बड़ा संकट ये आता है कि ये बहुमतवाद के अत्याचार का शिकार हो जाती है, बहुमतवाद या बहुसंख्यकवाद। क्योंकि उदार लोकतंत्र जो कि वोट आधारित लोकतंत्र है, उसमें सरकार उसी की बनती है जिसके वोट ज्यादा संख्या में हो। तो सरकार का झुकाव भी उस वर्ग की ओर होता है जो बहुसंख्यक होता है। हम ये कह दें कि भारत में जो हिंदुत्व की जो धारा बह रही है 1992 के बाद से, वो बहुसंख्यकवाद की धारा है, जिसमें अल्पसंख्यकों की आवाज़ों को, उनकी संस्कृति को, उनके विचारों को जो दबाया जा रहा है या दबाया गया है, या जैसा भी ये एक विमर्श खड़ा हुआ है, तो ये है बहुसंख्यकवाद या बहुमतवाद। उदार लोकतंत्र में विशेषताएं पाई जाती है। तो इस बहुमतवाद और बहुसंख्यकवाद की वजह से कुछ ऐसे वर्ग जो अल्पसंख्या में है वो हाशियाकृत हो जाते हैं। हम चर्चा करें कि बहुसंस्कृतिवाद को समझें, उससे पहले मैं कुछ ऐसे वर्गों की चर्चा करता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि बहुसंस्कृतिवाद आखिर चाहता क्या है। देखिए, श्रीलंका में जो तमिल है, भारत में जो कश्मीरी है, चीन में जो उइगर है, म्यांमार में जो रोहिंग्या है, कनाडा में जो क्यूबेक है, न्यूजीलैंड में जो माओरी है, यूएसए में जो रेड इंडियंस है, ये वो संप्रदाय हैं, वो वर्ग हैं जो अपनी मान्यता के लिए, अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इस संघर्ष को समर्थन देने वाली जो विचारधारा है, अवधारणा है, वो है बहुसंस्कृतिवाद। बहुसंस्कृतिवाद की मौलिक थीम ये है कि प्रत्येक संस्कृति की मान्यता हो, प्रत्येक संस्कृति की स्वतंत्र पहचान हो, प्रत्येक संस्कृति के रीति रिवाज, उसकी परंपराओं का सम्मान हो। अब हम कैसे समझे बहुसंस्कृतिवाद को? देखिए, आप अमेरिका में जाइए, अमेरिका में जाते ही और आप क्या देखेंगे कि आप अपनी संस्कृति भूल जाते हैं। अमेरिका
का जो सामाजिक ताना बाना है वो इस प्रकार का है कि वहां जो कोई भी जाता है वो वहीं की संस्कृति में समाहित हो जाता है और उसकी स्वतंत्र पहचान गायब हो जाती है। कैसे? आप एक मान लेते हैं तमिलनाडु के, यहाँ आप तमिल बोलते हैं, यहाँ आप वो धोती सी पहनते हैं, यहाँ बड़ी बड़ी सी मूंछें रखते हैं, तो एक स्वतंत्र पहचान है आपकी, आपके अलग से रीति रिवाज हैं। अमेरिका में जाते ही आप क्या करेंगे? अमेरिका में जाते ही पैंट शर्ट लेंगे, इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे और अपने जो पारंपरिक रीति रिवाज है उनको तिलांजलि दे देंगे। और वो रीति रिवाज आप फिर क्रिसमस मनाना शुरू कर देंगे, 31 मनाना शुरू कर देंगे, यानी उनके तरह ही सब कुछ वही चीजें अडॉप्ट कर लेंगे जो अमेरिकन ने कर रखी है। तो हम कहते हैं कि जैसे ही हम अमेरिका जाते हैं हम भारतीय नहीं रह पाते, पाकिस्तानी वहाँ पाकिस्तानी नहीं रह पाता, ब्राजीलियन वहाँ ब्राजील का नहीं रह पाता, सिख वहाँ सिख नहीं रह पाता, हिंदू वहाँ हिंदू नहीं रह पाता, वह कि अमेरिकन संस्कृति के अंदर ही समाहित हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि वो मेल्टिंग पोट की तरह है। अमेरिका की संस्कृति मेल्टिंग पोट की तरह है। इस मेल्टिंग पोट का तात्पर्य है कि आप किसी भी ऐसे पोट में, जिसको मेल्टिंग पोट कहते हैं, कोई भी चीज डालेंगे तो वो उसके अंदर समाहित हो जाती है, उसकी अलग से पहचान, स्वतंत्र पहचान खत्म हो जाती है। जैसे मैं ये कहूं कि अगर आप पानी में आप नमक डालेंगे या पानी में चीनी डालेंगे तो नमक और चीनी की जो देखने में जो स्वतंत्र और स्वायत्त पहचान थी वो समाप्त हो जाती है, पानी के अंदर मेल्ट हो जाती है। तो मेल्टिंग पोट वो है जो हर चीज को अपने अंदर मेल्ट कर लेता है और उस चीज की स्वतंत्र और स्वायत्त पहचान को खत्म कर देता है। तो यूएस की जो कल्चर है वो मेल्टिंग पोट टाइप कल्चर है, जो हर एक संस्कृति की स्वतंत्र पहचान, स्वतंत्र मान्यता और उनके रीति रिवाजों को समाप्त करके अपने अंदर समाहित कर लेती है। एक हम और चर्चा करते हैं सलाद बाउल की। ये है बहुसंस्कृतिवाद सही अर्थ में। सलाद बाउल, सलाद बाउल का तात्पर्य ये है कि सलाद का कटोरा। देखिए, सलाद के कटोरे में भांति भांति के सलाद होते हैं, लेकिन हर एक सलाद का एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। आपको टमाटर अलग से दिखाई दे जाएंगे, प्याज अलग से दिखाई दे जाएंगे उसके अंदर। आपने खीरा काटा है तो वो ककड़ी काटी है तो एक ही उसमें बाउल में, लेकिन सबकी स्वतंत्र और अलग पहचान होती है। तो ये सलाद बाउल टाइप जो कल्चर होती है, जहां प्रत्येक संस्कृति की अपनी स्वायत्त पहचान होती है, इसको हम बहुसंस्कृतिवाद कहते हैं। साधारण शब्दों में हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को जो विशिष्ट अधिकार देता है, भाषाई अल्पसंख्यकों को, वो अधिकार बहुसंस्कृतिवाद के तहत आते हैं। ऐसा पहला जो विवाद शुरू हुआ कि हर एक संस्कृति का अलग इज्जत हो, वो 1960 के दशक में हमें पता है कि अमेरिका में एक अश्वेत नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में। उसके बाद कनाडा वो देश बना जिसने अपने यहाँ क्यूबेक वासियों को और अन्य सभी संस्कृतियों को स्वायत्तता और पहचान और मान्यता देना शुरू किया। फिर ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को बहुसांस्कृतिक देश घोषित कर दिया। अब धीरे धीरे ये एक पूरी बहस खड़ी हो गई है कि किसी भी देश में अगर दूसरी संस्कृति के लोग रहते हैं तो उनकी संस्कृति का भी सम्मान किया जाना चाहिए, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए, उनकी परंपराओं की, उनकी मान्यताओं है उनको बचा के रखा जाना चाहिए, उनके लिए कुछ विशिष्ट अधिकारों का वर्णन करना चाहिए प्रत्येक देश को। तो ये जो पूरी बहस जो कनाडा से शुरू हुई थी विशेष रूप से, क्योंकि कनाडा वो पहला देश था जिसने अपने आप को बहुसंस्कृतिवाद घोषित कर दिया। आज ये पूरे संसार में मुख्य मुद्दा है संस्कृति को लेकर और बहुसंस्कृतियों को लेकर। अपने यहाँ भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, इन सबकी सांस्कृतिक मान्यताओं को हम बचा के रखें, उनका सम्मान करें, उन सबको हम मान्यता दें, उनको इज्जत की दृष्टि से देखें, उनको हे दृष्टि से नहीं देखें, बहुसंख्यकवाद की चपेट में नहीं ले लें हम इनको। यही कहना है बहुसंस्कृतिवाद का। तो बड़ी मजेदार शब्द है। एक विचारक है चार्ल्स मेरियम यंग। ये बहुसंस्कृतिवाद को विभिन्नता की राजनीति बोलते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस, विभिन्नता की राजनीति, यानी विभिन्नताओं का सम्मान किया जाना चाहिए। जब भी बहुसंख्यकवाद हावी होता है तो वो विभिन्नता नहीं बल्कि समानता की ज्यादा चर्चा करता है कि सबको एक समान कर दो,
कोई भेदभाव मत करो, सारे एक जैसे हो जाओ, वो विभिन्नता को समाप्त करता है। मेरियम यंग कहती है कि बहुसंस्कृतिवाद विभिन्नता की राजनीति है। ऐसे ही एक विचारक और हैं, बड़े फेमस विचारक हैं, चार्ल्स टेलर। चार्ल्स टेलर टेलर बोलते हैं ये बहुसंस्कृतिवाद का तात्पर्य है मान्यता की राजनीति। पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, मान्यता की राजनीति या पहचान की राजनीति, चार्ल्स टेलर। और भी है, एक भारतीय विचारक हैं, भारत में पैदा हो रखे हैं, लॉर्ड भिखु पारिक, गुजराती हैं, यूके में रहते हैं, ब्रिटेन में। भिखु पारिक ये भी बहुसंस्कृतिवादी हैं। एक कनाडा के विचारक हैं, आपने सबने खूब इनके बारे में पढ़ा है, विल किमलिका। कभी आपको पढ़ने का मौका मिले तो इनकी हिंदी में वर्जन भी एक किताब आती है, जो अपने पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी बहुत सारे पढ़ते भी हैं उनको, कंटेम्परेरी पॉलिटिकल फिलोसॉफी, समकालीन राजनीति दर्शन। उसमें खूब सारे क्वेश्चन भी आए हैं, कॉलेज लेक्चर में भी आए, स्कूल लेक्चर में भी एक दो बार आए हैं। विल किमलिका ये कनाडा के विचारक हैं। तो ये चार्ल्स मेरियम यंग, चार्ल्स टेलर, भिखु पारिक, विल किमलिका ये बहुसंस्कृतिवादी विचारक हैं। तो हमने एक छोटी सी मजेदार सी चर्चा की बहुसंस्कृतिवाद के ऊपर। बहुसंस्कृतिवाद वो विचारधारा है जो एक उदार लोकतांत्रिक देश में या किसी भी एक लोकतांत्रिक देश में विभिन्न संस्कृतियों को समान मानता है। जो हाशियाकर्त है या अल्पसंख्या वाले हैं, जो पिछड़ी संस्कृतियां हैं या जो बहुसंख्यकों से अलग संस्कृतियां हैं, उनकी भी स्वतंत्र पहचान और स्वतंत्र मान्यता की मांग का समर्थन करता है। उनके लिए विशिष्ट अधिकारों की मांग करता है, उनका समर्थन करता है विशिष्ट अधिकारों का, वो है बहुसंस्कृतिवाद। तो इस बहुसंस्कृतिवाद की इस मजेदार सी चर्चा के बाद अब मैं आपसे चर्चा करता हूं पारिस्थितिकीवाद की, इकोलॉजिज्म की या पर्यावरणवाद, एनवायरमेंटलिज्म की। इकोलॉजी, आप इकोलॉजी बोले, कई बार आप इसको पर्यावरणवाद भी बोलते हैं। आजकल एक नई शब्दावली और आई है, हरित राजनीति, ग्रीन पॉलिटिक्स। हम इसकी चर्चा करेंगे। ये भी पिछले 30-40 साल में ही एक पैदा हुई और पली बढ़ी विचारधारा है, यानी एक समकालीन विचारधारा है बहुसंस्कृतिवाद की तरह पारिस्थितिकीवाद भी। देखिए जितनी भी विचारधाराएं हैं, चाहे वो उदारवाद हो, चाहे वो समाजवाद हो, चाहे वो फासीवाद हो, आदर्शवाद हो, नारीवाद हो, बहुसंस्कृतिवाद हो, इस्लामवाद हो, चाहे इनके मुद्दे अलग अलग हो। उदारवाद वो है जो व्यक्ति पे बल देता है, समाजवाद वो है जो समाज पे बल देता है, फासीवाद प्रजाति पे ज्यादा बल देता है, आदर्शवाद राष्ट्र पे ज्यादा बल देता है, नारीवाद, इस्लामवाद और बहुसंस्कृतिवाद पहचान पे बल देता है, मान्यता पे बल देता है। तो हम ये देखें तो ये जो सारी की सारी विचारधाराएं, चाहे वो पुनर्वितरण वाला समाजवाद हो, योग्यता आधारित व्यक्तिवाद वाला उदारवाद हो, या इनमें से कोई भी हो, इन सब के जो मूल में है वो है मानव, यानी ये मानव के कल्याण की चर्चा करते हैं। तो हम कहते हैं कि ये सारी की सारी जो आइडियोलॉजीज हैं ये ह्यूमन सेंट्रिक है, मानव केंद्रित विचारधाराएं हैं सारी की सारी। ये एकमात्र ऐसी विचारधारा है पारिस्थितिकीवाद जो ह्यूमन सेंट्रिक की बजाय नेचर सेंट्रिक है। नेचर सेंट्रिक का तात्पर्य है प्रकृति केंद्रित है ये,
ये मानव की बजाय प्रकृति को केंद्रीय भूमिका मानता है, उसको पारिस्थितिकीवाद बोलते हैं। और ये सारा आया क्यों, ये विचारधारा पैदा क्यों हुई? जैसे जैसे इस उदारवाद, समाजवाद, इन सब विचारधाराओं की वजह से, और कुल मिला के मैं ये कहूँ कि ये जो भौतिकतावादी विचारधाराएं थी, इन भौतिकतावादी विचारधाराओं ने भोगवाद को बढ़ावा दिया, वितरण की राजनीति शुरू कर दी, उपभोगवाद को बढ़ावा दिया, सुखवाद को बढ़ावा दिया, और सुखों में भी भौतिक सुखवाद को ही मेन सुखवाद मान लिया। इन सब का परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि मानव भूखा हो गया भौतिक संसाधनों का। उसकी इस अनंत भूख ने प्रकृति का क्षरण शुरू कर दिया, और मानव उसी पेड़ को काटने लगा जिस पेड़ के ऊपर या जिस डाल के ऊपर वो बैठा हुआ था। यानी उसने प्रकृति का क्षरण करना शुरू कर दिया। अपनी क्वांटिटी लाइफ जीने के लिए उसने अपनी क्वालिटी लाइफ खत्म कर दी। मेरे पास क्वांटिटी के रूप में बहुत सारी गाड़ियां हो, बहुत सारी फैक्ट्रियां हो, बहुत सारे एसी हो, बहुत सारे मेरे पास फ्रिज हो, इस सब के चक्कर में उसने प्रकृति का नाश किया। तब फिर एक नई विचारधारा पैदा हुई इस प्रकृति को बचाने के लिए, जिसको हम पारिस्थितिकीवाद या पर्यावरणवाद बोलते हैं, या इकोलॉजिज्म बोलते हैं, एनवायरमेंटलिज्म बोलते हैं, ग्रीन पॉलिटिक्स बोलते हैं। ये परिस्थिति को, इकोलॉजी को सेंटर में मानते हुए और विचार व्यक्त करती है। ये ह्यूमन सेंट्रिक होने के बजाय मैंने कहा नेचर सेंट्रिक ज्यादा है, ये नेचर सेंट्रिक है। जो भोगवाद और उपभोक्तावाद इसको रोकने की बात करती है। देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई, हमारा कब ध्यान गया इस इकोलॉजी की तरफ, तो एक रिपोर्ट आई थी क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट आई थी, आवर कॉमन फ्यूचर। उन्नीस के आसपास की बात है। तब हमारा ध्यान इस क्लब ऑफ रोम, जो कि एक नेचर से रिलेटेड एनजीओ था, आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से इसने रिपोर्ट आई थी। तब हमारा ध्यान सर्वप्रथम नेचर की ओर गया कि हम प्रकृति का क्षरण करेंगे, उसका दुष्प्रभाव होगा। ये चाहे ओजोन परत का क्षरण हो, चाहे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो, ये बढ़ रहा तापमान है, ये सारा जिसकी वजह से अतिवृष्टि हो रही है, अनावृष्टि हो रही है, हमारे जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये जो समुद्रों का जल स्तर ऊपर बढ़ रहा है, कहीं ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं कम बारिश हो रही है, ये जो अमेरिका के जंगलों में, ब्राजील के जंगलों में जो आग लगी हुई है, ये सब इसी का परिणाम है। ये पीछे रशिया में जो इतनी गर्मी पड़ी थी, ये सब इसी का परिणाम है कि हमने प्रकृति को नष्ट कर दिया। इसी को बचाने के लिए ये सारी एक विचारधारा आई थी, और यही बोलता है क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट, आवर कॉमन फ्यूचर। फिर 1987 के आसपास एक और कमीशन बैठा था, बुर्टलैंड कमीशन, और इस कमीशन ने बात की थी सतत विकास की। बुर्टलैंड कमीशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत ही ये शब्द ही पहली बार आया था ब्रुटलैंड कमीशन से कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि आप भले ही भोग कीजिए लेकिन प्रकृति का क्षरण कम से कम कीजिए। इस पृथ्वी पे जो भी संसाधन है वो सिर्फ आपके नहीं है बल्कि आपकी भावी पीढ़ियों के लिए भी है, तो उनको भी आप शुद्ध हवा दे के जाइए, शुद्ध पानी दे के जाइए और शुद्ध मिट्टी दे के जाइए। जो हमारे पूर्वज हमें दे के गए हैं वो आप आगे वाली पीढ़ी को भी दे के जाइए। हम क्या दे के जाएंगे? हम भोगवादी प्रवृत्ति वाले ये जो वर्तमान मानव है, ये भावी पीढ़ियों को जहरीली हवा, गंदा पानी, बहुत सारी बीमारियां और गंदी भूमि जिसमें डीएपी, यूरिया और पेस्टिसाइड डाल डाल के बर्बाद कर दिया, ऐसी कृषि भूमि, ये सब कुछ हम दे के जाएंगे आगामी पीढ़ियों को। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसकी चर्चा ब्रुटलैंड कमीशन ने की थी, इसने कहा कि इसको रोकिए आप भावी पीढ़ियों को आप शुद्ध हवा दे के जाइए जिसे आपसे पहले वाली पीढ़ी आपको दे के गई है, शुद्ध पानी दे के जाइए, इन नदियों को, समुद्रों को, इन प्राकृतिक जल स्रोतों को गंदा मत कीजिए आप। तो ये था पर्यावरणवाद। अब विभिन्न विचारक हैं, हम ज्यादा नहीं 2-3 विचारकों की चर्चा करें। सर्वप्रथम गांधी जी की चर्चा करें, महात्मा गांधी। देखिए, गांधी जी अध्यात्मवाद की चर्चा किया करते थे और एक दिन आप खुद देखेंगे जब आप ये कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, बिल्कुल आप सही कहते हैं। जब आप मजबूर हो जाओगे एक दिन और आप
के ऊपर मौत मंडराएगी इस प्राकृतिक क्षरण की वजह से, उस दिन आप गांधी को याद करोगे। तो वाकई में गांधी मजबूरी का नाम है। तभी आते हैं जब हम मजबूर हो जाते हैं, तब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब ये गांधी जी हमें रास्ता दिखाते हैं। तो गांधी जी एक बड़ी जोरदार बात बोल के गए थे, और वो बात ये थी कि इस प्रकृति में प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की क्षमता है। ये प्रकृति के पास इतना है कि ये प्रत्येक व्यक्ति का भरण पोषण करती है, चाहे कितने ही हो वो। लेकिन ये प्रकृति तब छोटी पड़ जाएगी जब एक व्यक्ति भूखा हो जाएगा। यानी एक लालची व्यक्ति की इच्छा पूर्ति भी पूरी प्रकृति मिलकर नहीं कर सकती, क्योंकि आप लालची होगे तो आपको सारी भूमि मेरी, सारे वन मेरे, सारे जंगल मेरे, तब फिर आपकी पूर्ति कैसे होगी? क्योंकि फिर इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। तो बड़ी जोरदार बात कही कि ये प्रकृति में सबके लिए सब कुछ है, लेकिन एक लालची व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पूरी प्रकृति भी कम पड़ जाती है। ऐसी ही बातें सुमाकर बोलते हैं। एक विचारक है सुमाकर, ये बोलते हैं स्मॉल इज गुड, कि जिनके पास कम है वो ही अच्छे हैं। स्मॉल इज गुड, सुमाकर ये बोलते हैं। एक नासा के वैज्ञानिक रह चुके हैं, जेम्स लवलॉक, मैं नाम लिखता हूं तो उनका, जेम्स लवलॉक। उनकी एक बड़ी जोरदार संकल्पना है लवलॉक की, और वो है गाया संकल्पना, गाया कंसेप्ट। ये कहते हैं कि ये पृथ्वी है, ये एक जीवित अवयव है। हम ये सोचते हैं कि पृथ्वी मर्त है, ये निर्जीव है, लेकिन जेम्स लवलॉक का कहना है गाया संकल्पना, गाय नहीं गाया, ये गाय से गाया नहीं बना है, बल्कि जेम्स लवलॉक की गाया संकल्पना है। गाया एक यूनानी देवी का नाम है। तो ये कहते हैं कि पृथ्वी एक जीवित अवयव की तरह है, और ये बदलती परिस्थितियों के अकॉर्डिंग खुद का अनुकूलन कर लेती है। जैसे हमारे अंदर अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है। अनुकूलन की क्षमता क्या है कि जैसे ही एनवायरनमेंट बदलता है, जैसे ही खान पान बदलता है, हमारा शरीर भी उसी अकॉर्डिंग ढल जाता है। अगर आप कश्मीरी हैं और जो 0 डिग्री टेम्परेचर से आए हैं, 5 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर से आए हैं, यानी ठंडे क्षेत्रों से आए हैं, आप साइबेरिया से आए हैं ऐसा मान लेते हैं, और आप राजस्थान में आकर रहने लगते हैं, तो आपका शरीर उसी के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेगा। आप अनुकूलित हो जाओगे राजस्थान के वातावरण के। ऐसे ही पृथ्वी भी अपने आप का अनुकूलन करती है। इस पृथ्वी के साथ जब खिलवाड़ होता है, इसका जब क्षरण किया जाता है, इसके एनवायरनमेंट के साथ जब छेड़छाड़ की जाती है, प्राकृतिक व्यवस्था को जब बिगाड़ा जाता है, तो इस पृथ्वी पे ऐसी हलचल होती है कि ये खुद अनुकूलित कर लेती है अपने आप को, ये खुद दंडित करना शुरू कर देती है। तो इस पे ऐसी हलचल होगी, अगर मानव ने इसको ज्यादा बर्बाद किया तो खुद बदलते माहौल के अनुसार ऐसा अनुकूलित करेगी कि मानव का पता ही नहीं चलेगा। बीच में ये डायनासोर वायनासोर का पता ही नहीं चला वो कहाँ चले गए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ने अनुकूलन कर लिया, क्योंकि उन डायनासोर्स की वजह से पृथ्वी पे संतुलन बिगड़ गया था। वैसे ही जैसे मानव ने अब संतुलन बिगाड़ दिया है, हर चीज को अपने पक्ष में कर लिया है, प्रकृति के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो एक दिन पृथ्वी करेगी कुछ ना कुछ, एक ऐसी भारी उथल पुथल होगी कि ये सारी सभ्यता हो सकता है इसका क्षरण हो जाए। तो पारिस्थितिकीवाद वो है जो क्वांटिटी लाइफ की बजाय क्वालिटी लाइफ के ऊपर बल देता है, अच्छी हवा, अच्छे पानी, अच्छे जल की चर्चा करता है, वो है पर्यावरणवाद। जेम्स लवलॉक ने इस संबंध में गाया संकल्पना दी है। एक और छोटी सी संकल्पना है, उसकी हम चर्चा करते हैं। वो है अर्नेनेस की, यही लिख देते हैं अर्नेनेस। अर्नेनेस नॉर्वे के हैं और इनकी संकल्पना है डीप इकोलॉजी और सैलो इकोलॉजी। कुल मिला के क्वेश्चन आता है कई बार तो सीधा डीप इकोलॉजी पे आता है कि डीप इकोलॉजी की जो संकल्पना है वो किस विचारक की देन है, तो वो है अर्नेनेस जो कि नॉर्वे के हैं। अर्नेनेस कहते हैं कि एक सैलो इकोलॉजी होती है जो उथली पारिस्थितिकी होती है। ये कहती है कि जरूर हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, लेकिन मानव भोग भी करता रहेगा और हम पर्यावरण की रक्षा भी कर लेंगे। देखिए, आप गाड़ियां खूब लाइए, लेकिन आप डीजल और पेट्रोल की बजाय आप गाड़ी जो लाओ वो आप इलेक्ट्रॉनिक कार लेके आओ,
या वो गैस से चलने वाली कार लेके जो कम से कम पोल्यूशन करती हो। तो ये भोगवाद को रोकती नहीं है शैलो इकोलॉजी, बल्कि भोगवाद तो चलता रहना चाहिए, बस पर्यावरण संरक्षण के हमें कुछ उपाय करने होंगे और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना होगा। आप खूब सारी फैक्ट्रियां खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पोल्यूशन नहीं करेगी। उनमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट डालिए जहां से धुआं निकलता है कि वो धुएं को ऑब्जर्व कर ले, तो ऐसे उपकरणों का निर्माण कीजिए। दूसरी तरफ डीप इकोलॉजी है, ये कहती है कि इस पर्यावरण में प्रत्येक जीव को, प्रत्येक जंतु को और प्रकृति के प्रत्येक हिस्से को हंसने और मुस्कुराने का उतना ही हक है जितना कि हक पुरुष को है। तो अकेला पुरुष ही क्यों मुस्कुराए? पुरुष प्रकृति के किसी भी अन्य अवयव की बजाय, अंग की बजाय, पार्ट की बजाय, जीव की बजाय, जंतु की बजाय, पौधे की बजाय, फूल की बजाय, पेड़ की बजाय ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इन सब का समान महत्व है। जो महत्व एक तितली का है वही महत्व एक मानव का है, जो महत्व एक फूल का है वही महत्व एक मानव का है। तो मुस्कुराने का हक सबको है, खिलखिलाने का हक सबको है। तो पुरुष अपने भोग के लिए, अपने फायदे के लिए बाकों का हंसना और मुस्कुराना नहीं रोक सकता, उनसे बड़ा नहीं है बल्कि उनके बराबर है। ये है डीप इकोलॉजी, जो भोगवाद और उपभोगवाद के ऊपर प्रतिबंध लगाती है और सबको स्वायत्त और स्वतंत्र जीवन की पर्यावरण में अनुमति प्रदान करती है, मांग करती है ऐसी कि आप अपने भोग के लिए इस प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण मत कीजिए। जो जीव और निर्जीव अवयव है उनका क्षरण मत कीजिए आप। तो ये है अर्नेनेस की डीप इकोलॉजी। तो हमने चर्चा की, एक मजेदार सी चर्चा, आप भी ध्यान रखें, पेड़ वेड़ लगाएं, प्रकृति और पर्यावरण की संरक्षण में अपना सहयोग दें। हमने चर्चा की पर्यावरणवाद की, पारिस्थितिकवाद की या हरित राजनीति की। तो हमने चर्चा की जेम्स लवलॉक की गाया संकल्पना की, अर्नेनेस की डीप इकोलॉजी की और गांधी जी का प्राकृतिक संरक्षण का या भोगवाद पे जो रोक की बात थी हमने वो चर्चा की। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ बने रहें। और हमने दो मज़ेदार विचारधाराओं पे चर्चा की, जिसमें एक था बहुसंस्कृतिवाद जो हास्याकृत वर्गों की मान्यता पहचान की चर्चा करता है, और दूसरा एक व्यापक सिद्धांत जो मानव की बजाय प्रकृति की चर्चा करता है और जो क्वांटिटी लाइफ की बजाय क्वालिटी लाइफ की चर्चा करता है। पुनः आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।